कई बार तुरंत घटनाओं पर लिखी गई कविता आपको तुरंत बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन जरूरी नहीं हो भविष्य में अच्छी कविता बने। इसलिए कविता वह खूबसूरत होती है जो तात्कालिकता से मुठभेड़ करते हुए भी कुछ भविष्य के बारे में बातचीत करे, एक बड़ा यूटोपिया भी आपके लिए बनाए और उस पर उसका सिरा वर्तमान के साथ परंपरा से भी जुड़ा हुआ हो। तो कविता से हम इसी तरह से बातचीत करते हैं और कविता का फलक इस मायने में बड़ा होता है। और आप देखें कि कोरोना के बारे में, जैसा कि यहाँ पर उत्तर कोरोना समय पर बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है इस पदबंध पर हम बातचीत करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं कि एक कविता वह है जो कोरोना के समय लिखी गई। कोरोना से त्रस्त जो कवि है, या हम सब लगभग उससे गुजरे हैं, उस त्रासदी से, तो उस क्षण जो कविताएं लिखी गई उनको देखना और एक कि उससे उभरे हुए समय में इस समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं या इस समय हम उन कविताओं को कैसे देखते हैं, इनमें थोड़ा फर्क है। इसे हमें देखना चाहिए। और नजरिया कई इस तरह से है कि यह कहा जा सकता है, जैसे कि मेरे सामने जो संग्रह अभी प्रभात जी बातचीत कर रहे थे, कोरोना और महामारी और कविता जैसा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी ने, और बहुत तफसील से उन्होंने हिंदी कविता में महामारी पर जो कवियों ने लिखा है उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा, उसका संग्रह किया है और उस पर बातचीत की है बहुत अच्छी टिप्पणियों और आलोचनात्मक चेतना के साथ। और यह जो संग्रह है कोरोना कालीन कविताओं का जो संचयन है, तिमिर में ज्योति जैसे। साथियों, मुझे याद आ रहा है कि सन 80 के दशक में जब 80 के पहले की कविता 60 और 80 के बीच लगभग 20 सालों में कविता अपने कई सारे रास्ते तलाश रही थी, भटक रही थी, एक साथ कई सारे आंदोलन कविता में दिखाई दे रहे थे। तो उसी समय सन 80 के आसपास कविता की वापसी जैसा नारा दिया था अशोक वाजपेयी ने, और उन्होंने ये कहा था कि कविता की वापसी का मतलब यह है कि कविता की जिम्मेदारी क्या होती है। कविता मनुष्य को ज्यादा मनुष्य बनाए, उसे विरोधी स्थितियों में से लड़ने की ताकत पैदा करे, उसके अंदर एक प्रतिरोध की चेतना पैदा करे, उसके अंदर कलात्मक वैभव भी पैदा करे। तात्कालिक तरीके से वो तमाम सारी चीजों से भले न लड़े, ये सारी चीजें कविता में आनी चाहिए। और उसी दौर में लगभग प्रगतिशील कवियों के जो संग्रह है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, राजेश जोशी से लेकर अरुण कमल, और लगभग वो कवि जो इस समय वरिष्ठतम कवि हैं वो लगभग उस दशक में आते हैं और उन सबको लेकर एक नया सिनेरियो कविता में बनता है। मुझे लगता है बड़ी बात तो नहीं, अभी भविष्य बताएगा, लेकिन इस समय हिंदी की जो कविता की आलोचना है उसमें ये सारे संग्रह लगभग वही काम कर रहे हैं। और अरुण जी का यह संग्रह जिसमें तिमिर में ज्योति जैसे पदबंध से ये बात कर रहे हैं कि कविता अब वैसी ही नहीं है, अब कविता बदल गई है, कविता का नजरिया अब बदल गया है। तो यह एक एरा है और समय के साथ कविताएं बदलती भी हैं। इस कोरोना महामारी के बाद कविता का जो पूरा परिदृश्य बदला है उसको देखने के लिए हमें इन पुस्तकों से हम गुजरेंगे तो हमें एक नया परिक्षेत्र हमारे सामने आएगा। मैं और भी बात करूं उसके पहले अपने प्रिय कवि, और आप ये जानते हैं कि एक मेरा अपना भी कहना है कि कई बार हमारे समय में जिन कवियों को हम पढ़ते हैं, जिन कवियों ने लिखा है, हमारे समय को जानने के लिए हम अपने पहले के कवियों को भी पढ़ते हैं, उनकी पीछे लिखी हुई कविताओं को भी पढ़ते हैं, और कई बार हमारे वर्तमान परिदृश्य को समझने में ज्यादा हमारे लिए ताकत का काम करती है। मैं एक छोटी सी कविता, 2 कविताएं हैं, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं अपने इस उत्तर कोरोना समय को समझने के लिए। सबसे पहले तो कविता के बारे में बातचीत आप जब करते हैं तो कविता जो कुंवर नारायण की पंक्तियां अक्सर कम कोट की जाती है, मैं वो कविता की पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूं। कविता शीर्षक से वो कविता है, नाम ही है कविता। कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस। ये मुझे लगता है एक मुकम्मल कविता के बारे में बातचीत है कि कविता ऐसे ही होती है, वो आपके साथ रहती है। जैसे कवि प्रभात जी बता रहे थे कि इस बीच में सबसे ज्यादा कविताएं रची गई,
क्योंकि कविता हमारे संवेदना के सबसे निकट रही और डिजिटल माध्यम से वो जिस तरह से चीज़ों को देखा परखा हमने कि माध्यम भी बदले, कविता के पाठक बदले, कविता की लिखाई भी बदली और पूरा परिदृश्य जिस तरह से बदला। और एक खास पहलू कि उत्तर समय शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। साथी, उत्तर समय के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि उत्तर समय में साहित्य को देखने का नजरिया भी बदला है। और ये जब कहा जाता है कि साहित्य अपने आप इतिहास के एक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, साहित्य की जो रचनात्मकता है, मसलन जो कविताएं रची जा रही हैं, वो सिर्फ कविता नहीं है, हमारे समय के दस्तावेज की तरह हैं। वो हमारे समय के समाज और तमाम सारी स्थितियों के बारे में बातचीत करती हैं। तो इस तरह से ये जो कविताएं लिखी गई हैं, ये हमारे समय के सभ्यता का विमर्श भी करती। इन कविताओं से गुजरते हुए हमें ये पता चल सकता है। बहुत सारे संदर्भ इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। एक चीज तो ये कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जब हम चीजों को देखते हैं तो देखने के बहुत सारे नजरिए हमारे सामने होते हैं। एक नजरिया तो ये कि मनुष्य की जो चेतना है, जो उसकी चेतना शक्ति है, जो कविता में दिखाई दे रही है, बलवती शक्ति, वो दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी आप देखें कि कोरोना से जो परिदृश्य बदला है, उसकी जो निगेटिविटी आई है जीवन में, वह भी कविता दर्ज कर रही है। वही कवि जैसे अशोक वाजपेयी एक तरफ कविता में बदलते उस परिदृश्य की बातचीत करते हैं, तो दूसरी तरफ वह उस तरह की कविताएं भी लिखते हैं जिसमें उम्मीद की कमी आपको नजर आती है। और ऐसा लगता है कि उम्मीद एक तरफ बढ़ी हुई है, लेकिन एक दूसरे नजरिए से उम्मीद कम भी दिखाई दे रही है। जैसे अभी प्रभात जी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है उसका एक दृष्टिकोण यह भी है कि कोरोना ने प्रहार सब पे किया, लेकिन उसको सहने के ढंग अलग अलग थे लोगों के। आप ये नहीं कह सकते कि एक भरा पूरा व्यक्ति कोरोना से जो त्रस्त हुआ और एक मजदूर जो त्रस्त हुआ, दोनों की संवेदना एक जैसी थी। दोनों में अलगाव था, उनको देखने का नजरिया अलग अलग था, उनके ढोने का नजरिया अलग अलग था। एक व्यक्ति जो कई महीनों तक जिसे भोजन नहीं मिला, और एक व्यक्ति जो अपने कमरे में बैठकर सारी सुविधाओं के साथ लैस होकर, उससे त्रस्त होकर वह कविताएं रच रहा था। दोनों की संवेदना में आपको फर्क नजर आना चाहिए। ये चीजें स्पष्ट हैं और इस पे कविताएं लिखी गई। और इसके अलावा एक तीसरा चीज ये कि इन सबसे गुजरने के बाद जो कविता आपके सामने आई, तो वो एक नए चेहरे के साथ आई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखें कि इस पूरे संग्रह में जितनी कविताएं दर्ज हैं, विविध रंगी कविताएं हैं और हमारे समय के बड़े कवियों ने रचा है। लेकिन इन सबके बीच में भी एक खास चीज कि कविता यह भी बताती है कि आंकड़ों में दर्ज कर दिए गए लोगों के बारे में भी जो कविता बातचीत करती है कि सिर्फ आंकड़े की तरह जो जिनको इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में आप देखिए। मैं आपको थोड़ा वर्तमान से, अद्यतन समाज से जोड़ रहा हूं। आप देखें भारत के बारे में अगर बात करें, आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था सुबह, हिंदुस्तान के अखबार में लिखा हुआ है कि भारत में 1% जो अमीर हैं, भारत की 40% धन पर उनका कब्जा है। आप देखिए वो 50% लोगों के पास 30% धन है। इसको कैसे आप एक साथ देख सकते हैं? और ये कहा जाता है जो कारपोरेट है वो कोरोना काल में ज्यादा विकसित हुआ है। मेडिकल साइंस में जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से उनका व्यवसाय जिस तरह से बढ़ा है, राजनीति पर कारपोरेट का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ा है, विश्वविद्यालयों में आप देखें कि इस बीच में हमारे विश्वविद्यालयों में जो नई संस्थाएं खुली हैं, वो धर्म आधारित संस्थाएं ज्यादा खुली हैं। समाज पर विमर्श करने वाली, भाषा पर विमर्श करने वाली संस्थाएं नहीं खुली हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, वैदिक विज्ञान, इन सारी संस्थाओं पे करोड़ करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है जहां कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन इन जैसी संस्थाओं के लिए जहां बच्चे खड़े हैं लेकिन बैठने की जगह नहीं है, तो इससे हमारे शिक्षा तंत्र के बारे में भी बात सोचना चाहिए आपको। ये कोरोना के बाद का ये भी एक तथ्य है, उसको भी देखिए आप। दूसरी तरफ आप देखें कि 400 विश्व के 400 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। ये बढ़ोतरी हमारी हुई है शिक्षा को लेकर, तमाम सारे पहलुओं पर उत्तर कोरोना के बाद लगभग आपको नामुमकिन दिखाई देती है। तो कविता कई बार बहुत खूबसूरत दरवाजे खोलती है। यथार्थ कुछ और भी होता है। एक कविता यथार्थ होता है, एक समय का यथार्थ होता है, और हम पाठक के नाते दोनों यथार्थ को तौलते हैं और देखते हैं कि असल में यथार्थ होता क्या है। और हम सब यहाँ सब बैठे हुए लोग अपने अपने यथार्थ के साथ कविता से रूबरू होते हैं।
कविता आपको जीवन में बहुत सारे खूबसूरत तत्वों की तरफ जोड़ती है, आपके अंदर प्रतिरोध पैदा करती है, जीवन की शक्ति पैदा करती है, लेकिन कई बार आप आंकड़ों में तब्दील कर दिए जाते हैं। यह कविता भ्रम भी पैदा करती है, यह भी देखना चाहिए। एक क्रिटिकल अप्रोच तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी गोष्ठियां और ऐसी किताबें आपको उस तरफ ले जाती हैं जो अच्छी कविता और सामान्य कविता में फर्क आपको कराती है, और आपके अंदर एक मेधा पैदा करती है कि वो कविता जो मेरे जीवन के लिए खूबसूरत हो सकती है, जरूरी नहीं आपके जीवन के लिए खूबसूरत हो, मुझे चुनाव करने की एक चेतना तो देती है। और ऐसे सारे संवाद आपके अंदर एक चेतना देते हैं। मैं उत्तर कोरोना समय की बहुत सारी कविताएं दर्ज करके मैं ले आया हूं, लेकिन उस पर एक आध छोटी टिप्पणी करके कुछ कविताएं सुनाऊंगा, एक दो आपको। एक फिर मैं कुंवर नारायण की एक कविता का पाठ करना चाहता हूं, और मुझे कविता वो उत्तर समय के कोरोना पर बहुत मुफीद लगती है। वो कविता अपने आप बोल रही है सिर्फ, और 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आंकड़ों की बीमारी, ये कविता का शीर्षक है। इस शीर्षक से अगर इस कविता को आप पढ़ें तो आपको उत्तर समय में या कोरोना समय की पूरी जो पारिस्थितिकी है उसका आपको पता चल जाएगा, उसकी संवेदना का पता चल जाएगा। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टियां होने लगी, गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी, मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था, खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी, और कि मैं चिल्लाया डॉक्टर, मुझे बुरी तरह हंसी आ रही थी, यह हंसाने वाली गैस है शायद, प्राण बचाने वाली नहीं। तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक है, वरना कोई माने नहीं रखती हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र। बोलिए नहीं, नर्स ने कहा, बेहद कमजोर हैं आप, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है रक्तचाप। डॉक्टर ने समझाया, आंकड़ों का वायरस बुरी तरह फैल रहा है आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता। भगवान है आप कि बच गए, कुछ भी हो सकता है आपको। सन्निपात की आप बोलते ही चले जाते, या पक्षाघात की हमेशा के लिए बंद हो जाता आपका बोलना। मस्तिष्क की कोई भी नस फट सकती थी। इतनी बड़ी संख्या के दबाव से हम सब एक नाजुक दौर से गुजर रहे। तादाद के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है। आंकड़ों पर कोई दवा काम नहीं करती। शांति से काम लें, अगर बच गए तो आप करोड़ों में एक होंगे। अचानक मुझे लगा खतरों से सावधान कराते किसी संकेत चिन्ह में बदल गई थी डॉक्टर की सूरत, और मैं आंकड़ों का काटा चीखता चला जा रहा था कि हम आंकड़े नहीं आदमी। वाह, ये मुझे कविता मिली और बेहतरीन कविता है ये। तो आप देखें कि एक और भी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन इस बीच में उत्तर कोरोना समय में जो खास चीज मुझे लगा कि जो जल्दबाजी में जो चीजें घटित हो रही थी, साहित्य ने ये दर्ज किया कि तात्कालिक तरीके से बहुत कुछ बदला है, लेकिन जीवन में बदलने के लिए हमें थोड़ा धीमे गति से चलना चाहिए। और ये लगभग उत्तर कोरोना समय के कवियों ने ये दर्ज किया है कि जीवन में एक अनुशासन हमारे जीवन को बदल सकता है। धीमे धीमे चीजें होती हैं, और साहित्य और कविता लगभग उसी धीमी गति और धीमी आंच में हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। आप देखिए कि नई उजास, जो नया सवेरा है या जो नई रोशनी है, उसके बारे में अगर आप बातचीत करते हैं तो वह सब कुछ धीमे धीमे ही होता है, एकाएक नहीं होता। और बहुत सारी कविताएं इसके संदर्भ में बातचीत हो सकती है। एक दो छोटी कविता उत्तर समय में, जो उत्तर कोरोना समय अभी अभी जो कविताएं आई हैं, उस पर मैं एक दो कविता सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत विस्तार से हम अरुण जी को सुनना चाहते हैं। वीरेंद्र सारंग की एक कविता है कि मालगाड़ी सामान धीरे धीरे ले आती, तब तक बहुत भूख लग चुकी होती है, उसे अपना राज्य छोड़ने में डर लगता है। जहां स्वर्ग है धरती पर, वहां भी जाना नहीं चाहता, उसका मन अपनी जन्मभूमि के अलावा कहीं नहीं लगता। वैसे बंदूकें कहीं नहीं हैं, लेकिन बंदूक के सपने हैं, यह सब हुआ है धीरे धीरे। तो ये लगभग इन कविताओं से आप गुजरे तो आपको लगेगा कि जो कविता का जो पूरा नया सिनेरियो बना है, उसमें एक कविता जो तात्कालिक तरीके से आपसे बातचीत करती है, और एक कविता जो ज़्यादा पकी हुई कविताएं हैं, वो ये कहती हैं कि ठीक है, महामारी आई है, महामारी में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने